हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। माई सेल्फ, मेरा नाम है दीक्षा मैम और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी पाथवे है जो हमारे अंदर होता है और ये हम जब पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि हम किस चीजों का ध्यान नहीं रखते। कुछ बातें हमें क्लियर आउट नहीं होती है, इसकी वजह से हम ये बहुत डिफिकल्ट है ये सोचते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहले हमें 3 चीजों का आंसर चाहिए। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस एग्जैक्टली क्या है, दूसरा क्यों कर रहे हैं हम ग्लाइकोलिसिस, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, तीसरा कहाँ हो रही है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें, क्या होता है ना, कोई भी हम चीज पढ़ रहे या फिर कर रहे हैं तो उसके पीछे का अगर हमें रीजन नहीं पता तो हम करते नहीं है। ठीक है, तो हम ग्लाइकोलिसिस पहले तो ये तीनों आंसर देखेंगे कि हम क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग पहले तो देखते क्या है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो, ग्लाइको का मीनिंग होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मीनिंग होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो ऐसी प्रोसेस या फिर ऐसी पाथवे जिसमें ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्यों करते हैं भाई हम, है ना, क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। अब देखो, हमारे बॉडी में जैसे हम फूड खाते हैं तो उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। ओके, तो हम फूड क्यों खाते हैं, बिकॉज ऑफ द एनर्जी। हम बोलते हैं हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें एनर्जी मिलती कैसे है। हमने जैसे मान लो कि आपने क्या खाया भाई, वड़ा पाव खा लिया, है ना। वड़ा पाव खाया है तो डायरेक्टली उससे एनर्जी तो नहीं आएगी, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस आपकी कहाँ पे हो रही है, डाइजेशन सिस्टम में। उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है जो कि ग्लूकोज या फिर आप कार्बोहाइड्रेट बोलते हो, ठीक है, उसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं दैट टाइम हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्यों करना है, फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए करना है। और एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जितने भी लिविंग थिंग है उनमें एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और वो किस में स्टोर होती है, एटीपी। ये क्या है, एटीपी क्या है भाई, एटीपी जैसे मान लो कि हमारी करेंसी क्या है, रुपी, है ना, तो वैसे ही हमारे एनर्जी की करेंसी क्या है, करेंसी बोलो या फिर एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिविंग थिंग में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इस प्रोसेस से हमें एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, सीधा फंडा कि हमें एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, इसलिए हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे हैं, इसलिए हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ग्लूकोज का क्यों है। अब देखेंगे कहाँ पे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा लिविंग सेल, ठीक है, ऑब्वियसली ये प्रोसेस सेल में होती है। तो लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, सेल साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको, इसका डीप आपको मैं फिर से बताना चाहती हूँ। अब देखेंगे, so glycolysis is the process in which glucose molecule are broken down। ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है, कितने मॉलिक्यूल में मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, ओके। सो ग्लाइकोलिसिस का और एक नाम है, क्या नाम है मैं बताती हूँ। एक तो पहली बात, ग्लाइकोलिसिस ये फर्स्ट स्टेप है, किसकी फर्स्ट स्टेप है,
मैं बताती हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? हम कभी भी सोचते हैं रेस्पिरेशन मतलब सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, ओके, बट रेस्पिरेशन का मीनिंग वही नहीं होता है। रेस्पिरेशन टू टाइप से होता है, एक तो जहाँ पे हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं और दूसरा जहाँ पे हम सेल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जैक्टली रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है कि वहां पे हम जो फूड मॉलिक्यूल है, जैसे वड़ा पाव एंड ऑल नहीं, फूड मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये जो है इनको हम सिंपलर फॉर्म में करते हैं, मतलब इनका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम ये काम करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस ये क्या फर्स्ट स्टेप है, आगे भी बहुत सारे स्टेप हमें पढ़ने हैं, तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। देन इसको डिस्कवर किसने किया? 3 साइंटिस्ट हैं, एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। इन्हीं की वजह से ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम भी रहा है, वो है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे, ईएमपी पाथवे क्यों कहा गया है? ई मतलब एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। ये तीनों कौन थे? साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डिस्कवर किया है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम जाते हैं उसके प्रोसेस के पास, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो ग्लाइकोलिसिस ये जो है वो सीरीज से चलती है, मतलब जो पाथवे है एक सीरीज से, एंजाइमेटिक सीरीज होती है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम एक्ट करते हैं, फिर एक से दूसरा प्रोडक्ट बनता है और ऐसे करते 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 लास्ट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट है हमारा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड को हम पाइरुवेट कहते हैं, ठीक है। जो भी एसिड, आप जितने भी अभी आगे एसिड पढ़ोगे उसको अगर आपको एसिड नहीं लिखना है तो वहां पे आप एक ATE लिख लेना। जैसे ग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, तो आप ग्लिसरेट भी लिख सकते हो। पाइरुविक एसिड है तो आप पाइरुवेट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ये आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि जब मैं सिखा रही रहूंगी दैट टाइम कैसे होता है कि मैं अगर एसिड बोलूंगी और आपने कहीं पे सुना हो कि मैंने एसिड तो नहीं सुना, पाइरुवेट तो सुना और टीचर पाइरुविक एसिड बोल रही है, तो दैट टाइम आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने अभी क्लियर आउट किया, ठीक है। तो अभी चलते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के पास, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज ही लेना पड़ेगा भाई, ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, अब देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब भाई ये कैसे हुआ? इसके लिए एंजाइम ने एक्ट किया, एंजाइम ने कहा भाई ये करो, ये प्रोसेस करो, तो ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम एक्ट हुआ, उसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम एक्ट हुआ और इसने कहा कि ये प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। तब इसने कहा तो बनाओ, लेकिन देखो यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हुआ है, मतलब 6 फॉस्फेट ऐड नहीं हुए, एक ही फॉस्फेट ऐड हुआ है, कहाँ पे 6th कार्बन एटम पे। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है? देखो, तो जो एटीपी मैंने बताया है ना, एटीपी मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो एटीपी आता है, ठीक है, और एक फॉस्फेट ग्रुप इसको देता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्राइफॉस्फेट, मतलब वहां पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे ये दे देता है, तो इसके पास क्या बचे? 2 ही फॉस्फेट बचे, तो एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी से ये क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप लेते हैं और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, हेक्सोकाइनेज। ओके, अब आप बोलोगे टीचर हमें तो एनर्जी चाहिए ना, हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपने एनर्जी दी है, एटीपी दी है। अब देखो कोई भी काम करने के लिए पहले हमें तो एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, जैसे फूड भी, फूड से आपको अगर एनर्जी लेना है तो पहले डाइजेस्ट करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, खाने के लिए भी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले कुछ अमाउंट में देना पड़ता है और ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। ठीक है, देन अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता है, अपना आइसोमर फॉर्म करता है। आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, आइसोमर मतलब दोनों कंपाउंड जो होते हैं उनका फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके लिए भी एंजाइम लगा है। ठीक है, आइसोमर फॉर्म किया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन करने वाला एंजाइम कौन सा, आइसोमरेज। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमरेज लिखो। ठीक है, कौन सा एंजाइम यहाँ पे एक्ट हुआ है, आइसोमरेज, या फिर आप ये भी लिख सकते हो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप वाला हेक्सो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मतलब 6 कार्बन वाला है, इसलिए हम हेक्सोस बोलते हैं। तो आप फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज लिख लेती हूँ, फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज। ठीक है, ये एंजाइम यहाँ पे एक्ट हुआ है, इसने कुछ लिया नहीं है बाहर से, सिर्फ इसका आइसोमराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब देखो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है फिर से काइनेज जो दिखाता है, मैं बताती हूँ क्या करता है। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से ये क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप फिर से ऐड करता है, मतलब यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6। अब देखो डाइफॉस्फेट, मे बी इनके नेम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो सकता है। ठीक है, कोई बोल सकता है 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज बोल सकता है, मैं ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, IUPAC नेम आप देखोगे पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि ये नेमिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज ने क्या किया, यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, देखो मतलब यहाँ पे एक फॉस्फेट था 6 कार्बन पे, अब फिर से एक आ गया, डाई मतलब 2। ठीक है, फिर से एक आ गया और वो आया है फर्स्ट कार्बन आइटम में, उतना डीप में जाना नहीं है हमें। तो यहाँ पे भी इसने फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लिया है, ATP आया, इसने बेचारे ने एनर्जी दी और यहाँ पे ADP फॉर्म हुआ, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम, वही हेक्सोकाइनेज एंजाइम। आपको अगर पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो फ्रुक्टो हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज एंजाइम भी लिख सकते हो, तो फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज, ये क्या है, एंजाइम है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ एंजाइम को, क्योंकि मेरे पास एक ही पेन है तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक हम आ गए, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट हो गया। अब देखो ये जितने भी कंपाउंड है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये सभी क्या है 6 कार्बन वाले, मतलब ये जितने भी कंपाउंड है उनके पास 6 कार्बन आइटम है। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है, 2 ऐसे कंपाउंड फॉर्म करता है जिनके पास जो 6 कार्बन वाले नहीं होते, जो 3 कार्बन वाले होते हैं। ठीक है, तो कौन इसके ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है
अल्डोलेज, अल्डोलेज, जहाँ पे ASC लास्ट में लेज एज ऐसा दिख रहा है तो वो क्या एंजाइम है हमारा, ठीक है। तो इसने क्या किया, दो ट्रायोस फॉर्म किए। ट्रायोस किसको कहते हैं हम, ट्रायोस मीन्स 3 कार्बन वाले कंपाउंड, ठीक है। तो एक है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म लिखूंगी तो थोड़ा सा बहुत ये दिखेगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। आप जैसे लिखना है वैसे लिखो, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी लिख सकते हो, मैंने 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एक ये हो गया। इसके बाद ये कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला, ठीक है। ये 6 कार्बन वाले, ये 6 कार्बन वाले जितने भी है वो 6 कार्बन। दूसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख के नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनते रहिए, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों भी, ये भी 3 कार्बन वाला है। अब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, मतलब ये चाहे तो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ये चाहे तो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। इतने ही प्रोसेस हो गए। मैं यही प्रोसेस यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे लिख के आगे की प्रोसेस, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे ही लिखना, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के, मैं ऐसे एरो दिखा देती हूँ, आइसोमर्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखते रहो। ये आया इधर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल आ गया। देन अब ये क्या कहता है, मैं इसमें कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या करता है, खुद को कन्वर्ट करता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसके प्रेजेंट में, ये आइसोमर है ना, आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंट में, आइसोमरेज, ठीक है। आइसोमरेज के प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। मतलब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना, एक ये वाला और एक जिसने खुद को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, है ना। ओके, तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर बाद में क्या होता है देखेंगे अभी। अब देखो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, अब इसके ऊपर एक्ट होता है H3PO4। ये क्या है, एसिड है, मैं कहाँ पे लिखूं, ठीक है, H3PO4, ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, और इसके साथ मिल जाता है और एक एंजाइम एक्ट करता है। कौन सा एंजाइम एक्ट करता है मैं बताती हूँ। एंजाइम एक्ट करने वाला कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। मैं इसको अंडरलाइन क्यों कर रही हूँ बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किससे रिएक्ट हो रहा है, H3PO4 से, ठीक है। H3PO4 से किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो डिहाइड्रोजिनेज का मीनिंग होता है हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मैं पहले बताती हूँ इसका प्रोडक्ट क्या होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
3-phosphoglyceraldehyde is react with H3PO4 in the presence of phosphoglyceraldehyde dehydrogenase enzyme and produce 1,3-diphosphoglyceric acid, या फिर आप बोल सकते हो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। मैंने पहले बता दिया था कि आप एसिड को फिर 8 से भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसका मीनिंग मैंने बताया कि डीहाइड्रोजिनेज का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन निकालना। तो यहां से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब इसको लेने वाला भी चाहिए कोई, ठीक है, तो NAD आता है। NAD क्या है, कोफैक्टर है। ये बाद में समझ में आ जाएगा आपको, कोफैक्टर है। और NAD क्या है, निकोटिनामाइड डायअमाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड डायअमाइड। ठीक है, ये क्या कहता है, NAD होता है। NAD से कन्वर्शन क्या होता है, NADH2, सॉरी NADH, निकोटिनामाइड डायअमाइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NADH लिखो या फिर NADH2 बराबर है, वो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन NADH2। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकला तो इसने एक्सेप्ट किया, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लग रहे हैं वो क्या लगेंगे, 2-2 लगेंगे। H3PO4 भी 2 लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब अल्डिहाइड से हमें एसिड मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब मतलब क्या किया इसने, एक फॉस्फेट ग्रुप निकाला, है ना, तो वो कौन एक्सेप्ट करेगा, ADP आया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आया। इसने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप ले लिया और फॉर्म किया ATP, है ना, ATP फॉर्म किया। अब ये सारी चीजें किसके प्रेजेंस में हो रही है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के। ऑब्वियसली काइनेज एंजाइम भी लिख सकते हो, सॉरी हेक्सो नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये हेक्सागोन मतलब हेक्सागोन नहीं है, मतलब 6 कार्बन वाला नहीं है, 3 कार्बन वाला है। ठीक है, तो आप ट्रायोस लिखो या फिर डायरेक्टली काइनेज लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, या फिर आप पूरा नाम ट्रायोस काइनेज लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये भी 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 2 ADP है जिससे 2 ATP फॉर्म हुए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है या फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है, देखो अब ये कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज एंजाइम। इसमें कौन सा एंजाइम एक्ट किया, म्यूटेज एंजाइम एक्ट करने के बाद अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, मतलब तीसरे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सिंपल सा नॉलेज, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन जो वर्डिंग है उससे मीनिंग निकालना। ठीक है, तो अब बाद में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, है ना, मतलब थर्ड वाले से 2 पे जंप किया इसने। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब देखो ये भी 2 मॉलिक्यूल हो गए। ओके, अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, अब देखो लास्ट अपने स्टेप आ रहे, लास्ट के 2 स्टेप बचे हैं सिर्फ। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। अब ये कैसे हुआ भाई, इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, कौन से एंजाइम ने एक्ट किया वो देखने वाले। यहाँ पे एंजाइम एक्ट होता है एनोलेज एंजाइम, एनोलेज एंजाइम। और एनोलेज एंजाइम क्या करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकाल देता है। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट से एनोलेज एंजाइम
क्या करता है, ऐसे रिएक्शन करवाता है इससे कि वाटर लॉस हो जाए, और वाटर लॉस होने की वजह से हमें क्या मिला, 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड या फिर 2-फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब मैं यहाँ पे ये लिख के देती हूँ, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ओके, सो 2-फॉस्फो, तो यहाँ पे भी ये भी 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे और ये भी 2, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड या फिर फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट, फाइनली कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट in the presence of pyruvate kinase, in the presence of pyruvate kinase, in the presence of pyruvate kinase। अब देखो काइनेज जहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे काइनेज आया, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है जो वो निकाल दिए, मतलब एडीपी आया है यहाँ पे और एटीपी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल है, तो ये भी 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिला कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके हमें क्या मिल रहा है, पाइरुवेट मिल रहा है, मतलब ये पाइरुविक एसिड मिल रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। ओके, और इन सब मेथड में देखो यहाँ पे अभी एटीपी कहाँ पे मिल रहा है, हमें क्या दूसरा हमें देखना था ना, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है वो देखा, फिर क्यों होता है, हमें एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटीपी लगा है, यहाँ पे एक लगी है, यहाँ पे 2 एटीपी लगा है, हमारे खर्च हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज। क्या कहेंगे, प्रिपरेटरी फेज, मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इन प्रोसेस में, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो प्रिपरेटरी फेज और दूसरा ये वाला जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं, पे ऑफ, पैसा मिला अभी, ठीक है, पे ऑफ। अब देखो यहाँ पे एटीपी हमें कितने मिले, यहाँ पे 2 एटीपी मिले और यहाँ पे 2 एटीपी, मतलब टोटल कितने मिले, 4, ठीक है। टोटल हमें कितने मिले, 4। पहले लगे कितने, 2, मतलब 4 में से डबल मिला है ना, डबल मिला, 2 लगे, 4 मिले, हमें 2 निकाल दो, मतलब हमारा फायदा 2 का, ठीक है। टोटल अगर हमें पूछा जाए कि टोटल हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली एटीपी कितने मिले, तो 2। जैसे हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमें मुनाफा मिलता है, ठीक है, आगे जाके मिलता है, पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट जो मिलते हैं, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट एटीपी मिले है ना, फायदा हुआ है डायरेक्ट। कुछ हमें कैसे मिलते हैं, डायरेक्टली कैश नहीं मिलता, कभी कभी हमें क्या मिलता है, चेक भी मिलता है ना। तो वो जो चेक होता है, ये NAD क्या है, NADH2, ये आगे जाके एटीपी में ही कन्वर्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये 1 NADH2 कितना होता है वो मैं आगे बताऊंगी। आई होप आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस समझ में आया हो, और कुछ भी डिफिकल्टी हो आप मुझे पूछ सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू।